बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 1 टैक्स। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जनाब आने से पहले और क्लास लेने के बाद वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए आपके नॉलेज में और आपकी सेंस में अबाउट टैक्स। अभी आप इस वक्त बैठे हुए हैं और इससे पहले आपने ज़िंदगी में टैक्स का लफ्ज़ बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज टैक्स को समझें कि ये क्या है और क्यों है। और जब वापस जा रहे हो तो वैसे ही नहीं जाना जैसे आए हैं। वो जैसे क्रीम की कमर्शियल होती है ना, लगाने से पहले और लगाने के बाद। सर, आपके दिमाग की ये कैफियत होनी चाहिए कि टैक्स के पहले लेक्चर से पहले और उसके बाद वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। सिर्फ आपकी तवज्जो मुझे चाहिए, बात समझ आ जाए तो के बाद नहीं समझ आए हाथ खड़ा करें, मुझे आप आगे नहीं पढ़ाने दें, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा सर जब तक आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ जाए। स्टोरी शुरू करने लगाऊं, मैं उधर मूव कर सकता हूँ कि ये यहीं पे ही ठीक है, कर सकूँ? अच्छा यार, स्टोरी दिल चाहता है वहाँ जाके शुरू करूँ। सर ये स्टोरी शुरू करने लगाऊं और स्टोरी ये है कि हम 4 भाई हैं, चारों भाई पढ़ते थे, अब्बू जॉब करते थे, घर का निज़ाम अब्बू चला रहे थे। हमें उन्होंने कहा कि जब उनकी जॉब ख़त्म हुई और वो रिटायर हो गए तो हमें उन्होंने कहा कि बेटे अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मेरी तो तवज्जो रखे ज़रा, स्लाइड का काम नहीं, अब मैं रिटायर हो गया हूँ बच्चों, आप लोग जो है ना वो अब मेरी तो पेंशन कम है, अब आप लोग कंट्रीब्यूट करो ताकि हम अपने घर का निज़ाम चलाएं। लाइट ऑन कीजिएगा। अब आप लोग कंटिन्यू करो ताकि हम लोग घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चला सकें। लो जनाब, अब्बू ने मुझे ये कह दिया, मेरी बात समझ में आई। हम भाइयों ने कहा कि यार ठीक है अब्बू, आप बताएं हम कितने पैसे घर दे दिया करें। अल्लाह का शुक्र है हम लोग की जॉब हो गई हुई है, हम लोग सेटल्ड हैं। कितने पैसे हम पर मंथ दें तो घर का निज़ाम चल जाएगा। अब्बू ने कहा बेटा हर बच्चा जो है 2-2 लाख रुपया अगर दे तो घर का निज़ाम बेहतर तरीके से चल जाएगा। हम 4 भाई हर महीने 2-2 लाख रुपया देते हैं अब्बू को। 8 लाख रुपया अब्बू के पास है और घर का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से चल रहा है। इससे पहले अब्बू चलाते थे, अब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और घर का निज़ाम चल रहा है। ठीक हो गया भाई? ये सिस्टम शुरू हुआ और जब तक पैसे अब्बू के पास थे अब्बू खर्च करते रहे। आज अब्बू रिटायर हो गए, हम लोग कंट्रीब्यूट करने लग गए और घर का निज़ाम चलने लग गया। लेकिन ये जो हमारा मुल्क है ना सर, ये भी बिल्कुल हमारे घर की तरह है। और जो हुकूमत है ना, ये हमारे अब्बा जी की तरह है कि हुकूमत मुल्क को चला रही है, अब्बा जी घर को चला रहे हैं। ठीक हो गया? और हम उनके बेटे अवाम की तरह हैं, उनको कमा के पैसे दे रहे हैं ताकि वो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं। जी भाई सर, आता हूँ IMF के पास भी आऊँगा कसम से। हाँ, वो बड़ा भाई नहीं है, वो वाला ताया है जो बाहर होता है। देखिएगा वो जनाब स्टोरी ये है, असल टैक्स की असल स्टोरी ये है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ये असल स्टोरी है। ठीक हो गया? ये भाई ने IMF की बात की तो मैं चाहता हूँ कि उस पर भी कुछ रोशनी डाल दूँ। सर जी असल बात यह है, घर के हालात ख़राब हो गए, 2 भाइयों की जॉब चले गई, घर का खर्चा था 6 लाख, पैसे आ रहे थे 4 लाख। आपको क्या लगता है अब घर का राशन लाना छोड़ देंगे?
नहीं सर अब्बू घर के बड़े हैं, अब्बू क्या करेंगे, उधार लेके घर का निज़ाम पूरा करेंगे, बच्चों को भूखा तो नहीं रखेंगे। यस और नो? पाकिस्तान का भी ये हाल है। टैक्स के पैसों से मामला, टैक्स के पैसों से घर का निज़ाम नहीं चल रहा। अब वो जो तायाबू बाहर होते हैं उनको कहे कि यार इमदाद हमारी कर दो, हमारी मदद कर दो, हमें कर्ज दे दो, हम कम से कम घर का राशन पानी तो चलाएं। सर जी समझ आ रही है? इससे आगे भी लेके चलता हूँ सर जी। वो बड़ा भाई जो है ना, वो बड़े अरसे से पैसे दे रहा है, उसे भी पता है कि इनको पैसे दिए तो वापस मिलना कोई। वो कहता है, वो बड़ा भाई अब पता क्या कह रहा है, आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों जमा कराया हुआ है, उनको सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, बस काफ़ी है इतना ही। सर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भाई हमारे घर में मुदाखलत शुरू कर दी है, इस वजह से चूँकि हमने पैसे उससे लिए हुए हैं। जो IMF हमारे साथ कर रहा है, आप पेट्रोल पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, टैक्स लगाएं, बिजली का रेट बढ़ाएं। अब जनाब वो अब्बा जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसके फंड से हमारे निज़ाम चलना है। यार मेरी बात समझ आ रही है? एग्जैक्टली यही हमारे मुल्क की सूरत हाल है कि चूँकि पैसे उससे कर्ज लेके मुल्क का निज़ाम चलना है, तो फिर उसकी माननी भी पड़ेंगी सारी बातें। असल स्टोरी ये है टैक्स की। ठीक हो गया? IMF वाली बातें, ये कुछ बातें एडिशनल हैं, लेकिन ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यार ये तो तकरीबन 2 साल बाद का मजाक है। IMF हर वक्त होता है, आप फाइनेंस के बच्चे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अलबत्ता मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पे टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर जी मैं इस कैंपस से बाहर निकला हूँ तो एक बंदे ने जनाब सर पे गन रखी, कहते हैं निकालो मोबाइल। मैंने मोबाइल निकाली, बटुआ निकाला, उसे ज़रूरी काम था, वो ये लेके चला गया। हमने कहा भाई अब मैं क्या करूं यार, मैं अब बंदे को मौके पे तो बंदा थोड़ी देर ऐसे ही हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अच्छा मैं एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ, फ़ोन तो वो ले गया, वापस आया SBI अंदर आ गई, यहाँ से 15 पे फ़ोन किया, भाईजान यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग हो गई है। ये ना हो कि वो बंदा आगे जाके भी कहीं मेरे फ़ोन से ही फ़ोन करके और कोई 2 कार्रवाइयाँ कर दे, तो वो बाद में मुझे ढूंढते रहे। पुलिस वाले के इस फ़ोन नंबर से कॉल मिली है। बहरहाल वो एक गाड़ी, 2 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आए, उन्होंने सारी बात सुनी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको FIR बोलते हैं वो दर्ज हुई और ये मामला यहाँ पे रिजॉल्व हुआ। सवाल आपसे ये कि वो जो गाड़ी यहाँ पे है कि उसमें पेट्रोल पड़ा है ना, वो जो 2 एहलकार आए हैं क्या उनको सैलरियाँ मिल रही हैं? कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट के पास पैसा अवाम जो टैक्स का पैसा दे रही उससे आ रहा है। ये जो अक्सर टॉक शोज़ में या लोग अब तो जिसका दिल चाहता है वो माइक पकड़ के किसी भी सरकारी दफ्तर में चला जाता है और उसकी टेबल पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के कहता है कि तुम जो तनख्वाह ले रहे हो वो मेरे टैक्स के पैसे से ले रहे हो। कॉन्सेप्चुअली वो क्या है, ठीक रहा होता है कि हमारे टैक्स के पैसे कौमी ख़जाने में जाते हैं और उन लोगों को तनख्वाहें कौमी ख़जाने से मिल रही होती हैं। बहरहाल ये असल स्टोरी है यार। कुछ बात समझ आ रही है? यहाँ तक आप मेरे साथ चल पड़े तो एक बात और भी करता चलूँ। लो सर, वो एक बच्चे ने सवाल किया कि सर सऊदी अरब में भी तो हुकूमत है, मुल्क चल रहा है, वो तो आवाम से टैक्स नहीं लेते, तो उनका मुल्क भी तो चल ही रहा है। भाईजान उनका अब्बा तगड़ा है। क्यों जी? सर उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके मुल्क में तेल है, वो जितने लोग भी उम्रा करने आते हैं वो वीज़ा फ़ी चार्ज करते हैं, वो इतनी ज़्यादा होती है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई हमारे मुल्क में रिसोर्सेज कम नहीं है, अगर अनफॉर्चुनेटली उसको मैनेज नहीं किया जा रहा, वो एक अलहदा बात है, वो हमारे स्कोप में नहीं है इस वक्त। लेकिन
टैक्स बात कंक्लूड कहाँ होती है? बुनियादी तौर पे बात यहाँ पे कंक्लूड होती है कि टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है किसके सामने? टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है गवर्नमेंट को, ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर जी क्लियर होगी बात? आप उधर आ जाए, जब मैं स्लाइड ऑन करूँ लाइट्स बंद कर दीजिएगा, ठीक है भाई? लो सर, स्टोरी समझ आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है एक बार इसकी अंग्रेज़ी पढ़ लें। इंशाल्लाह किताबों को कल आप लोगों को किताबें मिल जाएंगी। आज भी किताबें रेडी थी, प्रोसेसिंग के हवाले से वो डिलेड है। आप एक बार जाके अली हसन को कह देंगे सर किताबें अगर अभी मिल सकती हैं तो इनको भी दे दें, नहीं तो अभी कंफर्म करें कि कल मिल जाएंगी, ताकि बच्चे क्लास से पहले किताबें ले लें। आप अली हसन से बात करें जाके। डन हो गया सर जी? अब हम वापस आ गए। जब वापस आए जी, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान की। मैं ठीक जगह पे खड़ा हूं? अच्छा जी, ये डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी raises revenue in order to use it for expenses of government। सर जी टैक्स हमारा खर्चा है, टैक्स हमारा खर्चा है, टैक्स हमारा खर्चा है, लेकिन हुकूमत के लिए क्या है? रेवेन्यू, इनकम है ना। हमारा खर्चा है लेकिन हुकूमत के लिए ये इनकम है, रेवेन्यू है। तो भाई इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी रेजेस रेवेन्यू इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए FBR एक लॉ मेकिंग बॉडी के ज़रिए पैसे, लॉ मेकिंग बॉडी के ज़रिए कानून बनाती है। पैसे रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं, रेवेन्यू रेज होते हैं ताकि मुल्क के खर्चे पूरे किए जा सकें। सर जी टैक्सेशन की ये डेफिनेशन है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए इसको। चलूँ आगे सर जी? सर टैक्स का मकसद क्या है? टैक्स लागू करने का मकसद क्या है? पहला प्राइमरी मकसद तो पैसे इकट्ठे करना। क्या है सर? पैसा, रेवेन्यू यील्ड करना। गवर्नमेंट टैक्स लागू करता है किस मकासद के लिए? स्टेप नंबर 1, फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट। पहला मकसद है पैसा इकट्ठा करना। दूसरा मकसद है टू यूज एज अ टूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज। अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करना। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों को भी बता दें कि इंशाल्लाह इस वीक के अंदर हम बुक्स आप लोगों तक भी डिस्पैच कर देंगे। मैं एक एग्जांपल पिच करने लगा हूँ, इसलिए बुक की बात कर रहा था पहले भी और अब भी। सर जी आप लोगों के पास कल बुक आ जाएगी, और मैं ये चाह रहा हूँ आपको आज नोट्स ना देने का मकसद भी यही है कि भाईजान आप लोगों के पास किताब आए और आप जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो बातें अपनी किताब पर डायरेक्टली नोट करें। जो चीज़ किताब पे नोट की जाती है वो बार बार बंदा उसको पढ़ता है। नोट्स दे दूँगा, नोट्स पे नोट करेंगे, बाद में किताब आ जाएगी, नोट्स फेंक देंगे, खाली किताब रह जाएगी। ठीक हो गया? तो अगर किताब पे ही नोट करेंगे वो सबसे आइडियल है। सही समझ आ रही है? जो बच्चा किताब नहीं लाएगा 100 रुपया फाइन होगा उसको। हाँ, अभी एक बंदे ने ये भी कहा है कि ये सही पैसे कमाने के तरीके हैं। सर जी मैं अगर आपको 100 रुपये फाइन करूं
तो इसका मकसद कतन पैसे कमाना नहीं है। क्या मकसद है? अपनी बात मनवाना। सिर्फ आपके अंदर ये वाली बात के यार 100 रुपये मुफ्त के आराम हो जाएंगे, मैं किताब साथ ले जाता हूँ, आप सोचेंगे ना, ये बात आपके ज़हन में होगी और जिस वजह से आप निकलते हुए एक बार चेक करेंगे यार कहीं टैक्स की किताब ना रह जाए। यस और नो? अपनी बात को मनवाने के लिए बाज़ औक़ात आपको टैक्स लगाना पड़ता है। ठीक हो गया? बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल लीजिए। अब मैं आपको टैक्स की एग्जांपल दे लूँगा, मैंने बात समझाना चाहिए थी वो मैं समझा चुका। सर टैक्स की एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट के हालात ख़राब है, मुल्क में इंपोर्ट बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट कम होती जा रही हैं। इसी दौर में जबकि मुल्क के इतने हालात ख़राब हैं, एक मियाँ साहब हैं वो कहते हैं जी मेरा बेटा ज़िद कर रहा है, मैंने उसके लिए लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज़ लेनी है। अब हमने मियाँ साहब को कहा है कि मियाँ साहब मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, आप अगर इस तरह से करेंगे, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, आप अगर इस तरह से करेंगे तो 20 करोड़ पे मुल्क के पहले ही इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, तो भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड मज़ीद कम हो जाएगा, डेफिसिट बढ़ जाएगा। यस और नो? ये इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? पढ़ लिए सर आप लोगों ने भी? कुछ तो बोले दोस्त। थैंक यू। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? डेफिसिट बढ़ जाएगा उसका। हमने मियाँ साहब को ये बात बताई, लेकिन वो कहते हैं यार बच्चे ना जिद करते पे, बच्चे जिद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप मर्सिडीज़ तो हम लेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने कहा जी आप ज़रूर मर्सिडीज़ ने 20 करोड़ की मर्सिडीज़ है, 40 करोड़ उस पर टैक्स लगेगा। समझ आ रही है? अब यहाँ पर 40 करोड़ रुपए का टैक्स जो लगाया है वो इसलिए नहीं लगाया कि 40 करोड़ का टैक्स इकट्ठा करना असल हदफ है, बल्कि इसलिए टैक्स लगाया है ताकि वो मर्सिडीज़ ना ले। यार मेरी बात समझ आ रही है? 40 करोड़ रुपए का टैक्स इसलिए लगाया है ताकि वो मर्सिडीज ना ले, उसका मर्सिडीज लेना डिस्करेज हो जाए। तो भाई बाज़-औक़ात टैक्स लागू करना मेनली तो होता है पैसे के लिए, लेकिन कभी कभी इसका मकसद क्या होता है? अपनी बात, अपनी पॉलिसी को मनवाने के लिए। आपने गौर किया किस तरह से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पर टैक्स लगाया ताकि लोग इंपोर्ट ना करें। समझ आ रही है? लो सर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? अमीर बंदे से पैसे लेना और गरीब पर खर्च करना। यस और नो? ये भाई मियाँ साहब थे, उन्होंने कहा यार बच्चा जिद कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम 40 करोड़ रुपए का टैक्स दे के गाड़ी ले आएंगे। उन्होंने जनाब 20 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए 40 करोड़ का टैक्स दिया और 60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। गवर्नमेंट के पास जब 40 करोड़ रुपए आया तो गवर्नमेंट ने उसको ऑरेंज ट्रेन बनाने पर लगा दिया। आप गौर कर रहे हैं कि किस तरह से अमीर से टैक्स लिया जा रहा है और गरीब पर खर्च हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, जल्दी से एक बार ये स्लाइड पढ़ें फिर मैं आगे चलता हूँ। जी भाई चलूँ आगे?
सर जी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। अब ये वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं जो नॉन रेवेन्यू हैं, ठीक हो गया, यानी टैक्स लगाने के मकासद में वो रेवेन्यू कमाने के अलावा वाले जो मकसद हैं वो हैं। सबसे पहला सर जी टैक्स हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। सवाल ये कि व्हाट इज़ सोशल डेवलपमेंट? सर मुआशरती तरक्की वो कैसे होती है? सर जी जब पैसा अमीर से लेके गरीब पर खर्च करेंगे तो इकॉनमी सोसाइटी डेवलप को होगी। यस और नो? सर जी दिस इज सोशल डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पे आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर जब इंपोर्ट कम होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो मुआशी तरक्की होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यस और नो? सर जी टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। दूसरे नंबर पे आ गया वीक एंटरप्राइज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना। सर जी कोविड आया, टेक्सटाइल मिल वालों ने कह दिया जी सॉरी हम तो भाई हम अब लोगों की तनख्वाहें नहीं दे सकते, हम मिल बंद करने लगे। सर जी इस केस में फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि यार आपकी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर हो गई हैं, कोई बात नहीं, हम आपको क्या कर देते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं। सर एग्जेम्पशन का पता क्या मतलब है? सर माफ़ कर देते हैं टैक्स। एक लफ्ज़ होता है टैक्स एग्जेम्पशन, यानी टैक्स माफ करना। एक लफ्ज और होता है जिसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। इसको क्या कहते हैं? टैक्स में कमी। एग्जेम्पशन का मतलब है माफी, एग्जेम्पशन का मतलब है माफी, टैक्स क्रेडिट का मतलब है टैक्स में कमी। यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर जी। अब भाई ने कहा टैक्स इंसेंटिव। बेसिकली टैक्स इंसेंटिव से मतलब होता है टैक्स का फायदा। वो किसी सूरत में भी हो सकता है, वो टैक्स को माफ करना भी टैक्स इंसेंटिव है, टैक्स को अदा करना भी टैक्स इंसेंटिव है, किसी पर्टिकुलर आइटम पे टैक्स ना लगाना भी टैक्स इंसेंटिव है। इंसेंटिव का मतलब होता है टैक्स के हवाले से फ़ायदा दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो कहता है कि एक बच्चा है और वो ये बात कहता है कि सर हमें डिस्काउंट दे दें, ये एक चीज़ है। मैं कहता हूँ मैं इंसेंटिव दूंगा। इंसेंटिव से मुराद डिस्काउंट भी हो सकता है, इंसेंटिव से मुराद ये भी हो सकता है कि एक कोर्स लें एक फ्री है, हो सकता है ना सर। इंसेंटिव से मुराद ये भी हो सकता है कि 3 कोर्स लें, फॉर एग्जांपल 3 कोर्स लें तो पीपी फ्री है, फॉर एग्जांपल। ये क्या होता है सर? ये इंसेंटिव होता है, यानी फ़ायदा। तो टैक्स इंसेंटिव की बात आती है तो कहते हैं टैक्स के वाले से आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा, चाहे वो टैक्स में कमी की सूरत में हो, चाहे वो टैक्स में माफ़ी की सूरत में हो। सर जी अगला पॉइंट बनाने लगा हूँ, ये मार्कर आपके सामने है, पियानो कंपनी का मार्कर है। और एक बंदा जो है पाकिस्तान का, उसने इस मार्कर को देखा, उसने हिसाब लगाया, भाई पूछा कितने का बिकता है जी मार्कर? ये 50 रुपये का मार्केट में बिकता है। वो ये मार्कर जेब में डाल के चाइना चला गया। चाइना जाके उन्हें कहता है जी ये मार्कर बना दें। चाइना वालों ने कहा ये मार्कर 15 रुपये में बन जाएगा। वो 15 रुपये के हिसाब से एक कंटेनर मार्कर का ख़रीदा और वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए, वो ये मार्कर 25 रुपये का बेचने लग गए। मेरा आपसे एक सवाल है, हुकूमत को इस मौके पे क्या करना चाहिए?
हुकूमत को चाहिए क्या? हुकूमत को ये चाहिए कि हुकूमत कह दे कि ठीक है 25 रुपये का मार्कर ये बेच रहा है, 50 रुपये का पियानो वाले बेच रहे हैं, पियानो वालों को छोड़ो, शाबाश तुमने 25 रुपये आवाम के बचा लिए और पियानो की फैक्ट्री बंद कर दें। पियानो में जो 4000 बंदा नौकरी कर रहा है वो बेरोज़गार हो, जो उनकी खैर है, लेकिन अवाम को तो 25 रुपये सस्ता मार्कर मिल रहा है ना। क्या टैक्स वालों को, क्या FBR को, क्या गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए? द आंसर इज़ नो। गवर्नमेंट कहेगी हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा के रखना है। पता है गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इस मार्कर पे 50 रुपये टैक्स लगा देगी। अब वो बंदा बाहर से खरीदेगा तो फिर यहाँ पर 75 रुपये का बेचेगा, यहाँ पर लोकल मार्कर कितने का बिक रहा है? 50 का, ये बिकता रहेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? भाईजान अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है गवर्नमेंट ने। पता है किस टूल को इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट? टैक्स के टूल को। टैक्स के टूल को इस्तेमाल करती है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंपोर्टिंग, बाय इंक्रीजिंग द लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। सर जी, सर अगली एग्जांपल सुनिएगा। अमेरिकन आर्मी ने टी शर्ट्स खरीदनी थी। अमेरिकन आर्मी ने टी शर्ट्स खरीदनी थी तो उन्होंने इंडिया से भी रब्ता किया, पाकिस्तान से भी रब्ता किया और बांग्लादेश से भी रब्ता किया। इंडिया ने कहा 200 रुपये की दूंगा, पाकिस्तान ने कहा हम 180 की दे देंगे, बांग्लादेश ने कहा हम 170 की दे देंगे। कौन जीता? बांग्लादेश। कीपिंग द क्वालिटी कंसिस्टेंट, एज्यूमिंग कि क्वालिटी कांस्टेंट है तीनों में, तो भाईजान कौन विन कर जाएगा? बांग्लादेश विन कर जाएगा। अब क्या करना चाहिए? अब पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल मिल वाला बंदा है वो गवर्नमेंट को जाके कहेगा अगर आप मुझे 15 रुपये का टैक्स माफ़ कर दें तो हम 165 रुपये की टी शर्ट भेज देंगे और हम ये ऑर्डर बिड टेंडर विन कर जाएंगे। और यार मेरी बात समझ आ रही है? तो जनाब आपने गौर किया कि टैक्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ट्रेड नेगोशिएशंस में भी जो दूसरे मुल्क में हो रही होती है, दूसरे मुल्क के हवाले से हो रही होती है। तो ये हमारा अगला पॉइंट है, चौथा। अब इसके बाद 5वें पॉइंट की बात करें, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है जनाब? प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई होना, ऐसे ही है ना सर? सर जी देखिएगा, लो जी फ्यूल की कीमत थी 200 रुपये, इस पे टैक्स लग गया 50 रुपये का, मार्केट में फ्यूल आवाम को मिल रहा था 250 का। लो जनाब ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई? इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस बढ़ के कितनी हो गई सर जी? लेट्स से 220। इस पे टैक्स कितना लगा? ये कितना हो गया? 270। 220 में 50 रुपये का टैक्स लगा, 270। अल्टीमेटली जब ये 270 रुपये का फ्यूल हो जाएगा तो इन्फ्लेशन हुई, कीमतें बढ़ गई, फ्यूल बढ़ेगा तो बाकी हर चीज़ बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट ने पता क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कीमतों को बढ़ने से रोको। क्या? टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया। कैसे? यानी जितनी कीमत बढ़ी थी ना फ्यूल की, उतना टैक्स कम कर दिया और ओवरऑल प्राइस आवाम के लिए कितनी रही? यार मेरी बात समझ आ रही है? आपने गौर किया इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिवर्स किया है टैक्स ने। कीमत बढ़ी है लेकिन जितनी कीमत बढ़ी थी उतना टैक्स क्या कर दिया?
ताकि अवाम के लिए प्राइस इंक्रीज ना हो, इन्फ्लेशन ना हो। सर जी ये नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स के 5 पॉइंट्स हैं, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए। अच्छा इन्होंने पूछा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़रा समझा दें दोबारा। सर जी इकोनॉमिक मुआशी डेवलपमेंट, सर आपके मुल्क में एक्सपोर्ट का बढ़ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंपोर्ट का कम होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस में जाना इम्प्रूव होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट कम होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। सर जी आप कोई भी ऐसा इकदाम करें जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपकी इंपोर्ट कम हो, ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। हम टैक्स के टूल को इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। कैसे? इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देते हैं ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो, एक्सपोर्ट पे टैक्स कम कर देते हैं या माफ़ कर देते हैं ताकि एक्सपोर्ट एनकरेज हो, और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में आता है, ये इंप्रूव होता है, और ये इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। डन हो गया सर जी? और कोई सवाल सर जी? जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। जी सर जी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में आगे चलते हैं। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी वेल्थ की तकसीम में जो इनइक्वालिटीज हैं उनको रिड्यूस करना, ये सर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो सच बोलो ये कह दो या ये कह दो झूठ ना बोलो, बात एक ही है। यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को अचीव करना। और सर समझ आ रही है वो कैसे अचीव होता है? अमीर आदमी से टैक्स वसूल करेंगे और गरीब आदमी पर खर्च करेंगे। सर जी आपके सरकारी अस्पतालों में जो इलाज हो रहा है, सर वो बंदा जिसको आप 10 रुपये की पर्ची पे चेक कराते हैं, शाम को आप उसके प्राइवेट क्लिनिक पर चल जाएं तो वो 4000 रुपये फीस चार्ज करता है चेक करने की। और सर समझ आ रही है? तो वो क्या है बुनियादी तौर पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो क्या है, अमीर बंदे से टैक्स वसूल करके गरीब बंदे पे लगाना। ये जो गरीब बंदे को सर्विस मिल रही है एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल से, ये असल में गवर्नमेंट क्या अचीव करती है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करती है। सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन, ये क्या है? ये भी अमीर बंदे से टैक्सेस के पैसे को से सरकारी स्कूल बनाना और उससे फ्री एजुकेशन बच्चों को देना, ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी जहाँ पर जिन कामों से और जिन एक्टिविटीज से प्रमोट होती है साइंस और इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज और मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस। साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करना, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना, या मेंटेन और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस को। सर जी ये सारे काम हैं आपकी, जहाँ भी साइंस और इन्वेंशन है वहाँ पे डेवलपमेंट है इदारे की, मुल्क की। ये एक ऐसा काम है जिसको टैक्स वाले इनकरेज करते हैं। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, ये भी एक ऐसा काम है कि टैक्स वाले इनकरेज करते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्स। सर जी आपकी मैं एक इदारे में मैं ऑडिट करने गया तो जनाब मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, वेल्डिंग सिखाते थे। तो वेल्डिंग सिखाकर वो बंदा जो 20,000 रुपये का ऑफिस बॉय उनके पास आता था, वो उसे वेल्डिंग सिखाते थे और वो इस काबिल होता था कि 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाता था। कैसे सर? वो वेल्डिंग सीख कर बाहर दुबई में और जगहों पर वेल्डिंग करता था। ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, इसमें मतलब फंड देंगे या टैक्स नहीं देंगे? फंड नहीं देंगे, यानी ये वो एरियाज हैं कि अगर आप खर्चा इन चीज़ों पर करेंगे तो टैक्स वाले आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, इनकरेज करेंगे। उस पर टैक्स एग्जेम्पशन होगी। देखिए खर्चे पे टैक्स नहीं लगता, टैक्स तो इनकम पे लगता है ना। जी जी भाई। तो इनकम में से वो खर्चा लेस कर देंगे। ठीक हो गया सर जी? तो यानी साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करना, एजुकेशन को प्रमोट करना और लेबर फोर्स की ट्रेनिंग पर जो खर्चा किया जाएगा वो
टैक्स वाले उसको प्रमोट करेंगे। सर जी, एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर जी क्या होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट मार्केट, यही है? लो जी, एक बंदा लाहौर में चीज़ बेचता है 200 रुपये की, उस पर टैक्स लगता है 50 रुपये, और आवाम को वो चीज़ 250 की मिलती है। और वही बंदा जब मुल्तान जाता है तो वो 220 रुपये की चीज़ बेचता है, उस पर 50 रुपये का टैक्स लगता है, तो मार्केट में बिकती है 270 रुपये की। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एक ही प्रोडक्ट है, लाहौर में 250 की बिक रही है, मुल्तान में 270 की बिक। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई इस केस में लाहौर में 250 की और मुल्तान में 270 रुपये की बिक रही है। इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो कहता है भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को आपने क्या करना है? डिस्करेज करना है। कैसे? और एलिमिनेट करना है, सॉरी, एलिमिनेट करना है। कैसे होता है एलिमिनेशन पता है? सर, जितनी प्राइस ज्यादा है उतना टैक्स कम कर दो। अब मुल्तान को वालों को भी वही चीज 250 की मिल रही है और लाहौर, यार मेरी बात पिक कर गए हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं। जितना टैक्स ज्यादा है उतना क्या कर लो, जितनी कीमत ज्यादा है उतना टैक्स कम कर लो। डन हो गया सर जी? दिस इज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का थर्ड पॉइंट। चौथा है अनडिजायरेबल सेक्टर और एक्टिविटीज को डिस्करेज करो। अनडिजायरेबल सेक्टर और एक्टिविटीज को डिस्करेज करना, इसका भला क्या मतलब है? जी सर जी, आप हर वो चीज़ जो सेहत के लिए मुज़र है, जो सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उसको डिस्करेज करें। नहीं सर, जो चीज़ इलीगल नहीं है उसकी तो बात, इलीगल है उसकी तो बात ही ना करें। जो चीज़ लीगल है, जैसे सिगरेट लीगल चीज़ है, पान लीगल चीज़ है, ठीक हो गया? तो इन चीज़ों पर जो कि लीगली अलाउड है, आप क्या करें? आप टैक्स बढ़ा दें, चूँकि इससे मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा। सर जी, डिस्करेज करें अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़ को। सर जी, दिस इज पॉइंट नंबर 4, टू डिस्करेज सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज। टू डिस्करेज सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, दिस इज नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़, इसमें मैंने आपको सिगरेट की मिसाल दे दी, पान की मिसाल दे दी, ये बुनियादी तौर पे इस टाइप की चीज़ों के लिए हैं। 4 बुलेट्स हैं, जल्दी से पढ़ लें, चूँकि अगला जो बुलेट है वो उसकी नेचर बड़ी डिफरेंट है, वो मैं लहदा से पढ़ाऊँगा। ये एक बार रीड कर लें, फिर आगे चलता हूँ। लेकिन इसको डिस्करेज करने के लिए हम टैक्स बढ़ाते हैं। जी तो उससे तो रेवेन्यू जनरेट होता है ना जी। नॉन रेवेन्यू रेवेन्यू तो हाँ जी। अब भाई का सवाल ये है कि आप सारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सारी एक्टिविटीज से टैक्स लगाएंगे तो उसका मकसद रेवेन्यू जनरेट करना है नहीं। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, करना मकसद, टैक्स लगाने का मकसद ये नहीं है। जब मैंने आपको कहा है कि आप बुक जो बच्चा नहीं लेके आएगा उसे 100 रुपये फ़ाइन होगा, तो वो जो 100 रुपये आपसे लेना है उसका मकसद इनकम जनरेट करना नहीं है, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं ना सर। मकसद ये, आप ये देखिए कि उस टारगेट क्या है, उसका टारगेट पैसे इकट्ठे करना या इनकम जनरेट करना। ये रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव का मतलब है वो टैक्स जिसको लगाने का मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है। अल्टीमेटली टैक्स लगेगा तो पैसा तो इकट्ठा होगा,
लेकिन उसका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं। आमतौर पे इसी तरह ही होता है, उसमें भी क्या नाम है, और क्या कहते हैं, फ़ाइन में भी या किसी भी चीज़ में आप पैसे दे रहे हैं, वो पैसे तो आ जाते हैं घर से, उसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं। तो क्लियर होगी भाई बात? नहीं, बताएं सवाल पूछें। अच्छा, आपके चेहरे के तासुरात कुछ और थे, तो मैंने इसलिए कोशिश की कि अगर कुछ बात आप ओपन नहीं करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, या आप सपाट चेहरे के साथ ही ठीक है कह देते। डन है सर, आगे चलते हैं। सर जी अगली जो बात आपके साथ करनी है वो ज़रा सुनिएगा यार। अब टैक्स वाले कहते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठे करो, जिसकी इनकम ज़्यादा है उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठे करो, जिसकी इनकम कम है उस पर कम टैक्स लगे। टैक्स वाले ये सोचते हैं। अब शालमी में एक दुकानदार बैठा हुआ है, उसकी इनकम तो ज़्यादा है, लेकिन जब टैक्स वाले आते हैं ना तो वो जनाब अपना बटन खोल के कहता है कि मैं तो बिल्कुल मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपकी मेहरबानी है, आप टैक्स वालों की तरफ से एक 5,000 रुपया मुझे उधार दे दें। क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स वालों के सामने शो नहीं करते। अब टैक्स वाले कहते हैं ये बंदा पैसे कमाता है लेकिन ये ट्रांजैक्शन कैश में करता है। जब ट्रांजैक्शन कैश में होगी तो उसका कोई सबूत नहीं होगा, उसका कोई सबूत नहीं होगा। मैंने SBI से 1 लाख रुपया लिया, मैंने अपने पास मुलाजिम रखा हुआ है 20,000 रुपये पे, उसने अपने पास मुलाजिम रखा हुआ है 5,000 रुपये पे। SBI से मुझे 1 लाख मिला, कैश में कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, ना मैंने किसी को बताना है कि मैंने 1 लाख लिया। मैंने आगे अपने एम्प्लॉय को दिया 20,000 रुपये में, मैंने उसे भी नहीं बताना, और उसने भी FBR को नहीं बताना कि भाई मुझे ये पैसे इनकम मिली है। सर इस तरह होता ही है कि इनकम कमाई जा रही होती है लेकिन FBR तक उसका कोई खबर नहीं पहुंचती। अब टैक्स वालों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ट्रांजैक्शन किसके जरिए करनी चाहिए, बैंक के जरिए करनी चाहिए। क्यों? ताकि उसका सबूत और प्रूफ और डॉक्यूमेंटेशन हो। अगर SBI वाले मुझे 1 लाख रुपया बैंक के जरिए देंगे, सर जी मेरा पॉइंट पिक करें, FBR वाले मुझे 1 लाख रुपया बैंक के जरिए देंगे और मैं उस अपने एम्प्लॉय को 20,000 रुपया बैंक के जरिए दूंगा, तो सर जो बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट में चीज़ें महफूज हो जाएंगी, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। वो इकॉनमी जिसका सबूत है, वो इकॉनमी जो डॉक्यूमेंटेड है। ये जो कैश में ट्रांजैक्शन होती है इसका कोई सबूत नहीं होता, तो इसको कहते हैं अनडॉक्यूमेंटेड। सर जी डॉक्यूमेंटेड कौन सी है, बैंकिंग चैनल के जरिए। अनडॉक्यूमेंटेड कौन सी है, FBR वाले क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और अनडॉक्यूमेंटेड नहीं होनी चाहिए। यार यहाँ तक मेरे साथ चल के भैया आखिरी बात है, ज़रा ध्यान से सुन लो। आप लोग मुझे थोड़े लेजी लग रहा है कि ऐसे ऐसे लेजी होते जा रहे, ज़रा ध्यान से बात सुनना, ये काम की बात है। टैक्स वाले कहते हैं इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, FBR वाले कहते हैं इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह होगी, जब बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होगी तो वो डॉक्यूमेंटेड होगी, जब कैश के जरिए ट्रांजैक्शन होगी तो वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी। यहां तक मेरे साथ आ गए। अब अगली और सबसे अहम बात सुनो, टैक्स वाले कहते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे इकॉनमी को तो हम आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। यानी अगर कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है
और वो कैश के ज़रिए की जा रही है, तो टैक्स वाले इसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम, और इस पे क्या लगा देंगे? टैक्स, सज़ा के तौर पे, सज़ा के तौर पे। मिसाल लीजिए, मैंने अपने दोस्त से 5 लाख रुपया उधार लिया है। अब आप बताएं क्या ये मेरी इनकम है? क्या इस पे टैक्स लगना चाहिए? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कैश में 5,000 उधार दे दिया है। एफबीआर वाले कहते हैं हमने आपको पहले कहा था ट्रांजैक्शन करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए, डॉक्यूमेंटेड। आपने ट्रांजैक्शन कैश में किया है, बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं की, तो हम आपको क्या करेंगे? सजा देंगे। कैसे सजा देंगे? वो जो आपने अपने दोस्त से लोन लिए, हम ये समझेंगे कि वो आपकी इनकम है और उस पर टैक्स लगा देंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर जो टैक्स लगाया जा रहा है ये भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की एग्जांपल है। यहां पर टैक्स लगाने का मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है, इस अपनी बात मनवाना है। वो कह रहे हैं जब हम आपको कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए करो, तो तुम बैंकिंग चैनल के जरिए क्यों नहीं कर रहे? अब चूंकि तुम बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं कर रहे, उसके हवाले से क्या करना पड़ेगा? अब चूंकि तुम बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, तो उसके हवाले से आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जो ट्रांजैक्शन कैश में करेंगे उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। यार मेरा पॉइंट पिक कर गयो? यस और नो? नो सर। सर जी, आपने अभी कहा ना जब ट्रांजैक्शन कैश में हुई है तो उनके पास कोई प्रूफ तो नहीं है। जब उनके पास प्रूफ नहीं है तो वो कैसे इस पे टैक्स काट सकते? बड़ी अच्छी बात भाई ने कही। भाई ने, सर आपने भी तो कहा है कि ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं होगी, तो एफबीआर वालों के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा। जब उनके पास कोई सबूत नहीं होगा तो वो कैसे आपको टैक्स लगा सकते हैं? इसका जवाब ये है, असल में होता ये है कि जनाब मेरे पास, मैंने एफबीआर वालों को बताया कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मेरी इनकम थी, सचमुच में मेरी इनकम थी 25 लाख। मैंने एफबीआर वालों को बताया कि मेरी इनकम है 2 लाख। अपनी इनकम को एफबीआर से छुपा लिया। ट्रांजैक्शन हो रही थी कैश में। मैंने साल के एंड पे 30 लाख का प्लॉट ले लिया। जब एफबीआर को पता चला कि 30 लाख का प्लॉट लिया है, तो एफबीआर वाले हैरान होंगे कि भाई आप तो माड़े बंदे थे, आपके पास तो 10 लाख रुपया था और 2 लाख रुपया, आपके पास टोटल 12 लाख था, आपने 30 लाख का प्लॉट कैसे ले लिया? या मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? यहाँ पे बंदा पकड़ा जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं मेरे दोस्त ने मुझे लोन दिया है या मुझे कैश में पैसे मिले। वो कहेंगे अच्छा कैश में मिले, चलो कोई बात नहीं, वो भी आपकी इनकम है, वो उसे इनकम में शामिल करके उस पर टैक्स कर देंगे। एक भाई ने पीछे कहा गिफ्ट, सर जी गिफ्ट भी सगे माँ बाप बैंकिंग चैनल के जरिए ना दें तो वो भी इनकम होते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल भी है। सर जी सियासी बात कर रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाएं। इसकी मज़ीद डिटेल भी है चैप्टर नंबर 10 में, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है, वहाँ पर भी ये मज़ीद बात की जा सकती है और ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं ना कंक्लूजन, मेरी कोशिश होती है कंक्लूजन ड्रॉ करके बात को छोड़ूं, और वो कंक्लूजन ये है कि भैया बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो ठीक है। अगर आपने अदर देन बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन, बैंकिंग चैनल के अलावा आपने ट्रांजैक्शन की, तो टैक्स वाले उसको इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि टैक्स वालों की पॉलिसी ये है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए। ठीक हो गया भाई? ये इसका निचोड़ है सारी डिस्कशन का जो आपके साथ मैं कर चुका। आज हमारे पास बुक मौजूद नहीं है। मेरी ख्वाहिश होती है अगर बुक मेरे पास मौजूद होती तो मैं थोड़ा सा आगे ज़रूर आपको लेके चलता। बच्चे आज बुक मौजूद नहीं है, मैं इसको यहाँ पर कल मिल जाएगी। सर जी कल आप लोगों को इंशाल्लाह बुक्स मिल जाएंगी। अवेलेबल तो फ्रॉम द डे 1 थी, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग के हवाले से उनने कुछ चीज़ें देखनी। बहरहाल कल बुक मिल जाएगी। ऑनलाइन वालों को भी इंशाल्लाह डिस्पैच हो जाएंगी 1 आध दिन में। चाहता ये हूँ
कि आप लोग साथ के साथ पढ़ें, साथ के साथ नोट करें। बच्चों, आप लोगों ने एक अच्छे टाइम पे एनरोलमेंट तो कराई है, लेकिन आप में से समझदार वो होगा जो अच्छे टाइम पे पढ़ना भी शुरू करेगा। किसी तौर पे भी जितना मैंने अब तक पढ़ा है, इसको पढ़ने के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, इसको पढ़ने के लिए 15 मिनट भी बहुत है। जो बच्चा आज 15 मिनट लगा के इसको पढ़ेगा और अपनी रूटीन सेट करेगा कि मैंने रोज़ का काम रोज़ करना है, वो एंड पे तंग नहीं होगा। और जो बच्चा आज के जी आज के दिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी है, ये तो मैं 2 मिनट में पढ़ लूँगा, कल की कल देखी जाएगी, जो बच्चा ये सोचेगा वो कंसिस्टेंटली नहीं चलेगा, एक दिन ज़्यादा काम जो जमा हो जाएगा और वो फिर परेशान होगा। सर जी, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।